हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरर डिटेक्शन के कुछ बहुत ही हाई लेवल सवाल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एसएससी एग्जाम्स, खास करके जो भी मेंस का एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहने वाला है। एक एक सवाल बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना जवाब कॉपी पे लिखते जाना है। शुरू करते हैं। लिखा है, द कमिटी नोटेड that the rationale advanced by the ministry, though articulated with considerable confidence and supported by selective data points, failed to address adequately the operational bottlenecks that had been repeatedly highlighted by independent evaluators during earlier review cycles. अब देखो, ये बहुत लंबा सवाल है। अगर आपने सीजीएल के क्वेश्चंस देखे हैं तो प्री लेवल में इसी तरीके के सवाल पूछे गए थे जो काफी ज्यादा लंबे थे। अब ये आपको अभी जो बच्चे रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं या जो बच्चे नया चैनल देख रहे हैं, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, आपके लिए ये सवाल शायद नया होगा जो पहली बार पूछा गया है। पर ये सवाल मैंने 6-8 महीने पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने प्री के पहले ही इतने लंबे लंबे सवाल, अब प्रीवियस वीडियोस जाके देख लेना, उन सारे जगहों पे मैंने ऐसे सवाल करवाए हैं। तो जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एग्जाम में कुछ नया नहीं आया था। ऐसे सवाल मैंने कई दफा कराए। ठीक है, आगे भी ऐसे सवाल मैं कराता रहूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिर्फ हुआ है। एक्चुअली में चीजें बहुत आसान है, समझाने का फेर है, समझने का फेर है। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। क्या लिखा है कि कमेटी ने ये नोट किया, पहले हिंदी समझते हैं कि कमेटी ने ये नोट किया कि जो रैशनल है, रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिक। जो लॉजिक मिनिस्ट्री दे रही है, जबकि उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आर्टिकुलेट किया गया। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई बात बहुत अच्छे तरीके से कहना। तो लिखा है कि जबकि उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आर्टिकुलेट किया गया है और डेटा के साथ वो बातें सपोर्टेड भी हैं, मतलब डेटा के थ्रू उन चीजों को प्रूव भी किया गया है, लेकिन वो फेल कर जा रहा है एड्रेस करने में पर्याप्त मात्रा में जो ऑपरेशनल बोटलनेक्स होंगे। बोटलनेक्स मतलब होता है हाइंड्रेंस, ठीक है, इंपीडमेंट मतलब होता है जो परेशानियां आएंगी, ऑपरेशनल परेशानियां, उनको एडिक्वेटली एड्रेस करने में ये पीछे रह जा रहा है, जो कि बार बार हाईलाइट हुई हैं इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स के द्वारा जब रिव्यू साइकिल्स पहले के थे तब। तो क्या बोला गया कि कमेटी ने ये नोट किया कि जो लॉजिक मिनिस्ट्री दे रही है, हालांकि उस लॉजिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही है, बहुत डेटा उसके लिए है उनके पास, लेकिन वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, जो है ऑपरेशनल बोटलनेक, कि उसको एग्जीक्यूट करने में क्या परेशानियां आएंगी। और ये बोटलनेक्स बार बार हाईलाइट की गई हैं इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स के द्वारा उनके पहले साइकिल्स में। आपको हिंदी समझ में आ गई है बात की? आइए अब इस सेंटेंस को मैं आपके लिए डायसेक्ट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, एक दफा जब आप तोड़ना सीख जाओगे ना सेंटेंस को, तो आपको एरर बहुत आराम से मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, लंबा सेंटेंस देख के आपको सबसे पहली तकलीफ ये होती है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सेंटेंस कौन सा है, क्लॉज कौन सा है, ये सब नहीं समझ में आता। तो मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखा है, द कमिटी नोटेड। द कमिटी क्या है? यहां का सब्जेक्ट है। नोटेड क्या है? यहां का वर्ब है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आई नोटेड अ प्रॉब्लम। मैंने एक प्रॉब्लम नोट किया। ये अ प्रॉब्लम क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। समझना मेरी बात, एक एक वर्ड जो मैं बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई नोटेड अ प्रॉब्लम है, ये अ प्रॉब्लम क्या था? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्यों था? क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। आप सीधा सीधा भाषा में ये समझ सकते हो कि आई नोटेड व्हाट, आई नोटेड अ प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं ये अ प्रॉब्लम को हटा दूं और दैट लगा के एक पूरा सेंटेंस बना दूं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं बोलूं ना कि आई नोटेड, लिख देता हूं फिर से, आई नोटेड दैट अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस। मैंने देखा कि एक चोर उसके घर में घुसा। अब मैं अगर आपसे पूछूं आई नोटेड व्हाट, तो आप रिप्लाई दोगे अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट कौन है? ये वाला है। अच्छा, ये तो एक वर्ड नहीं है, पहले तो एक वर्ड ऑब्जेक्ट हुआ करता था, ये तो पूरा पूरा सेंटेंस है। तो क्या दिक्कत है? अगर एक वर्ड था तो हम उसे नाउन बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। एक से ज्यादा वर्ड है तो हम उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, और ज्यादा वर्ड है और इसमें एक वर्ब भी आया है, देख पा रहे हो? अ थीफ सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब है, तो इसे नाउन क्लॉज बोला जाता है। अब जो बच्चों को यह तकलीफ थी कि नाउन क्लॉज सेंटेंस में नहीं पहचान सकते, लो मैंने पहचानना भी आपको सिखा दिया। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, बीच में एक वर्ब भी आया है, तो ये नाउन क्लॉज होगा। अच्छा, ये नाउन क्लॉज इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, आई नोटेड व्हाट, और यहां से फिर सेंटेंस शुरू हो गया, दैट अ थीफ एंटर्ड हिज हाउस करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां जो लिखा था द कमिटी, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था, नोटेड यहां का वर्ब था, दैट से स्टार्ट करके आगे जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारे के सारे नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज है जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बोलो, इतनी क्लैरिटी आई क्या? ये बात समझ पाए क्या? अब जब हमने ये समझ लिया कि आगे जो लिखा है वो नाउन क्लॉज है, तो उसे अलग अलग कर लेते हैं। नाउन क्लॉज है, क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है,
तो आइए वो भी देख लेते हैं कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। लिखा है द कमिटी नोटेड दैट द रेशनल एडवांस्ड बाय द मिनिस्ट्री। समझना, लिखा है दैट द रेशनल, ये कमिटी ने नोटिस किया कि जो रेशनल, लिखने की जगह कम है तो थोड़ी छोटी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, होपफुली समझ जाओगे आप। ये यहां का सब्जेक्ट था, दैट से नया क्लॉज स्टार्ट हुआ है, दैट लगा के कंजंक्शन, एक नया क्लॉज स्टार्ट हुआ है, द रेशनल। अच्छा, अगला क्या लिखा हुआ था, एडवांस्ड बाय द मिनिस्ट्री। क्या लिखा हुआ है, एडवांस्ड बाय द मिनिस्ट्री, द रेशनल। और आगे लिखा हुआ है एडवांस्ड बाय द मिनिस्ट्री। फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको वर्ब मान रहे हो सेंटेंस का, तो फिर यहां पे हेल्पिंग वर्ब कहां है, नहीं है। दूसरा, आपको दिख रहा होगा ये वाला पैसिव स्ट्रक्चर में है, बाय प्लस एजेंट लिखा है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर पैसिव का स्ट्रक्चर है तो इसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए होता, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक्चुअली मेन वर्ब है ही नहीं सेंटेंस का, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या आपको याद है, कई दफा मैंने आपको समझाया है कि सेंटेंस में पार्टिसिपल के बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, जिसका काम होता है कि वो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। क्या बोला जा रहा था कि जो रैशनल है, जो लॉजिक है, कौन सा लॉजिक, अब कौन सा का जवाब देने के लिए हमने एक फ्रेज लिखा है जिसे मिनिस्ट्री ने एडवांस किया था, एडवांस्ड बाय द मिनिस्ट्री। इसका मतलब द रैशनल यहां का नाउन था, जिसे क्वालिफाई करने के लिए ये एक पार्टिसिपल फ्रेज यहां पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, मतलब ये है, ये हमारे क्लॉज का पार्ट, सेंटेंस नहीं बोलूंगा, ये हमारे क्लॉज का पार्ट नहीं है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज है, फ्रेज है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने आया है। क्या ये बात आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। दो, जबकि आर्टिक्यूलेटेड विथ कंसिडरेबल कॉन्फिडेंस, किसके बारे में बात हो रही है, अभी भी रैशनल के बारे में ही बात हो रही है, कि रैशनल जिसे एडवांस किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, रैशनल जिसे एडवांस किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, जबकि उसी रैशनल को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया गया था कॉन्फिडेंस देकर, और सपोर्ट किया गया था सेलेक्टिव डेटा के द्वारा। क्या समझे हम यहां से हम ये बात समझे हैं कि हमारे पास एक सब्जेक्ट था द रैशनल, जिसका वर्ब हमें अभी तक नहीं मिला है। हम आगे जो भी बातें कर रहे हैं, हम बस इस रैशनल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? लिखा है द रैशनल एडवांस्ड बाय द मिनिस्ट्री, रैशनल जिसे मिनिस्ट्री ने एडवांस किया था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रैशनल जिसे बहुत अच्छे से बताया गया था और डेटा से सपोर्ट किया गया था, ये अभी भी रैशनल के बारे में ही बात हो रही है। अभी तक हमारा वर्ब आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था, जिसको मैंने अभी यहां पे कट किया आपके सामने, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है सेंटेंस के लिए। अगर हम इसको हटा भी दें तो भी सेंटेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? अगर हम इसे हटा भी दें तो सेंटेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलूंगा कमिटी ने नोट किया कि रैशनल जो है वो फेल कर रहा है एड्रेस करने में, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको हटा भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ना पेरेंथेटिकल कहा जाता है, ठीक है। नाम याद मत रखना, ये बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, मैं बस आपको समझा रहा हूं कि क्या ऐसा होता है। हाँ जी, ऐसा होता है। ऐसा ग्रामर में एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम पेरेंथेटिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो केवल नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए आई हैं। पूरा सेंटेंस हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, पार्ट हो सकता है, उसका सेंटेंस में कोई रोल नहीं है, आप उसको हटा भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहां से हटा भी दिया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये पेरेंथेटिकल था, इसको मैंने हटा दिया, सेंटेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बस समझाऊंगा आपको, ताकि बहुत ज्यादा टाइम ना खत्म करूं। मैं बोल रहा हूं जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट रोटेट्स फास्ट, ठीक है। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये बहुत फास्ट रोटेट करता है। अच्छा, ये जो द लार्जेस्ट प्लैनेट यहां पे लिखा हुआ है, ये पेरेंथेटिकल है ना? क्यों? क्योंकि इसका तो सेंटेंस में कोई काम नहीं है, हम इसको हटा भी दे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूं जुपिटर रोटेट्स फास्ट, अभी भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने ये लिखा क्यों था? मैंने ये लिखा था ताकि मैं ये बता सकूं कि मैं जुपिटर किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर तो स्कूटी भी है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लैनेट के बारे में। इसका मतलब है बस इस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस चीज को लिखा था, इसी को पेरेंथेटिकल कहा जाता है, ठीक है। ये इस बार के एग्जाम में एसएससी ने बहुत सारे पेरेंथेटिकल क्लॉजेस बीच बीच में घुसाए थे, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि ये सारी चीजें आप पिकआउट कर पाओ सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस में इंपॉर्टेंट नहीं था। क्या यहां तक बात समझ में आई है? मैंने कट कर दिया है उसको, आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि फेल टू एड्रेस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फेल कर गया एड्रेस करने को,
तो आप बोलोगे रैशनल फेल कर गया, जिसका मतलब यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट था रैशनल, हमें अभी जाकर इसका वर्ब मिला है। कौन सा वर्ब मिला है? फेल। क्या मिला है हमें? फेल। हमारा रैशनल सब्जेक्ट था जिसके लिए हमें वर्ब मिला है फेल। आगे बढ़ेंगे। फेल टू एड्रेस, टू के बाद V1 होता है, बिल्कुल ठीक है। एडिक्वेटली, एडिक्वेटली एडवर्ब है। एड्रेस, इसने पर्याप्त तरीके से एड्रेस नहीं किया। क्या एड्रेस नहीं किया? एड्रेस व्हाट? तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है द ऑपरेशनल बोटलनेक्स। वो एड्रेस नहीं कर पाया ऑपरेशनल बोटलनेक्स को, वो एड्रेस नहीं कर पाया ऑपरेशनल बोटलनेक्स को। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखना, यहां लिखा था ऑपरेशनल बोटलनेक्स, बोटलनेक्स, और उसके बाद दैट लगा के एक सेंटेंस फिर से स्टार्ट कर दिया है, दैट हैड बीन रिपीटेडली हाईलाइटेड। ठीक है, रिपीटेडली हाईलाइटेड। क्या है ये भी मैंने आपको पहले बहुत बार समझाया है, ध्यान देना। याद आ रहा है क्या? अगर हम किसी सेंटेंस में हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये सब लगा के एक क्लॉज बनाते हैं, और उस क्लॉज का काम ये होता है कि वो किसी नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो उसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। क्या दिमाग वापस जा रहा है उस कॉन्सेप्ट पे कि इसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं? क्या लिखा हुआ था? ये एड्रेस नहीं कर पाता ऑपरेशनल बोटलनेक्स को, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड बीन रिपीटेडली हाईलाइट, जिसे बार बार रिपीटेडली हाईलाइट किया गया था। किसके द्वारा हाईलाइट किया गया था? इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स के द्वारा हाईलाइट किया गया था। किसे हाईलाइट किया गया था? बोटलनेक्स को हाईलाइट किया गया था। तो क्या मैं ये बोलूं, ये बोटलनेक्स नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ये पूरा क्लॉज आया है। तो अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन देके ये दैट से लेके इवैल्यूएटर्स तक अंडरलाइन कर दे और पूछे आपसे कौन सा क्लॉज है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक रिलेटिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। किससे स्टार्ट हुआ है? हु, विच, दैट, हुज, इनसे स्टार्ट होता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, और इसका काम ये होता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे। तो क्या लिखा है? द ऑपरेशनल बोटलनेक्स दैट हैड बीन रिपीटेडली हाईलाइटेड बाय इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, उसको भी जरा देख लें। लिखा हुआ था दैट हैड बीन रिपीटेडली हाईलाइटेड। ये हैड लिख के उसके बाद इसने बिन क्यों लिख दिया और फिर हाईलाइटेड लिखा है V3? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में था। बॉटलनेक जिसे हमने सब्जेक्ट माना था, ये किसी चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा था। बॉटलनेक मतलब परेशानियां। सो परेशानियां किसी चीज को हाईलाइट नहीं कर रही थी, परेशानियों को हाईलाइट किया गया था इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स के द्वारा। मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, इसलिए यहां पे हैड के बाद बिन आया, बिन के बाद V3 आया। ठीक है। कब किया गया था? ड्यूरिंग प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट अर्लियर रिव्यू साइकिल्स। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? मैंने आपके लिए सेंटेंस पूरा तोड़ दिया, एक एक पार्ट को अलग कर दिया। अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां से आप बहुत आसानी से पिक कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज था, जो मुख्य क्लॉज था, इंडिपेंडेंट क्लॉज था, क्या? द कमिटी, सब्जेक्ट, उसके लिए कोई वर्ब आया क्या? हाँ जी आया। कौन सा? नोटेड। अब मैं एरर बता रहा हूं। अच्छा, आते इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज पे, डिपेंडेंट क्लॉज पे क्या लिखा हुआ था? द कमिटी नोटेड दैट द रैशनल, सब्जेक्ट था, इसके लिए वर्ब कौन था? एडवांस तो हमने पढ़ा कि पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब नहीं है। आगे आ जाओ। दो आर्टिकुलेटेड, अगेन हमने पढ़ा कि ये मेन वर्ब नहीं है। विद कंसिडरेबल कॉन्फिडेंस सपोर्टेड, इसके लिए नहीं आया है। फेल, हमने ये पढ़ा था कि फेल इसके लिए आया है। मैं क्लीन कर रहा हूं लिखने की जगह का मैं। तो हमने ये पढ़ा कि इसके लिए फेल आया है, राइट? आई। अब अगर इसके लिए फेल आया है तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारा सब्जेक्ट था रैशनल, जो कि सिंगुलर था, और हम इसके लिए वर्ब लिख रहे हैं फेल, जो कि प्लूरल है। बोलो सही है क्या? नहीं है ना? एरर मिला? बिल्कुल मिला। कौन सा एरर है? यहां रैशनल नहीं होगा, सॉरी, यहां रैशनल को देख के हम यहां फेल नहीं करेंगे, हम इसके जगह पे फेल्स कर देंगे। लेकिन अगर आपने फेल्स किया तो भी आंसर गलत होगा। क्यों? क्या आपने नोट किया कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है? यहां नोटेड लिखा हुआ था जो वर्ब का दूसरा फॉर्म था, सेंटेंस पास्ट टेंस के टोन से स्टार्ट हुआ था, तो हमें खत्म भी पास्ट टेंस पे करना है, जिसका मतलब है फेल्स भी नहीं होगा, क्या होगा? फेल्ड होगा। हालांकि एरर यहीं पर है, आंसर क्या होगा? फेल्ड होगा। ऑप्शन नंबर 2। अब एक बात बताना, क्या ये सवाल आपने रूल्स में पहले नहीं पढ़ा है? अगर मैं इसी सेंटेंस को एक लाइन या 2 लाइन का कर देता तो बहुत इजीली एरर ढूंढ लेते। प्रॉब्लम यह है कि आपने ये पूरा इतना लंबा सेंटेंस आपने देखा और आप ये फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि किसके लिए कौन सा वर्ब आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं वही कोशिश करूंगा आज के वीडियो में, और पहले प्रीवियस कई वीडियोस में कोशिश कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है द स्पोक्सपर्सन स्टेटेड दैट करेक्टिव मेजर्स वुड बी इनिशिएटेड इमीडिएटली एंड दैट पीरियोडिक असेसमेंट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस वुड बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट कंप्लायंस मैकेनिज्म्स वर बोथ इफेक्टिव एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। पहले हिंदी समझते हैं।
स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेट किया, ये कहा कि जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जो सुधारने के तरीके हैं, वो उन्हें इनिशिएट किया जाएगा तुरंत, और पीरियोडिक असेसमेंट जो है इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस का, वो भी लिया जाएगा। मतलब समय समय पे ये भी देखा जाएगा कि काम कहां तक पहुंचा। ये निश्चित करने के लिए है कि जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है, जो नियम कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो इफेक्टिव भी रहे और ट्रांसपेरेंट भी रहे। तो स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा कि जो सुधारने के, मान लो कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर, तो वो कह रहे हैं कि इसको सुधारने के जो कदम है वो अभी तुरंत उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ रह रहकर बीच बीच में इस पे ये भी देखा जाएगा कि काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, नियम कानून जो है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, फॉलो अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म है वो इफेक्टिव भी रहे और ट्रांसपेरेंट भी रहे। हिंदी आपको समझ में आ गया होगा। मैं सेंटेंस को आपके लिए डायसेक्ट करके दिखाता हूं। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? द स्पोक्स पर्सन। वर्ब क्या था हमारा? स्टेटेड। फिर से देख रहे हो, दैट लगा के नया क्लॉज स्टार्ट हुआ। छोटा सा सेंटेंस बना लो, द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड द प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैं लिख नहीं रहा, सोचो, दिमाग लगाओ। द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम क्या था? नाउन था, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट था। अगर मैं आपसे पूछूं द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड व्हाट, तो आप बोलोगे द प्रॉब्लम, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट था। अब द प्रॉब्लम को वहां पे हटाओ और दैट लगा दो और बोलो द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड दैट ही वाज बिजी। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वो बिजी था। अब ही वाज बिजी पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। हालांकि एक क्लॉज है, अगर ऑब्जेक्ट में है और क्लॉज है तो नाउन क्लॉज कहते हैं उसको, इसका मतलब ये वाला नाउन क्लॉज है। क्या ये बात समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था, यहां से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमारा दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लिखा है करेक्टिव मेजर्स वुड बी इनिशिएटेड। करेक्टिव मेजर्स हमारा सब्जेक्ट है। लिखा है वुड बी इनिशिएटेड। वुड क्या है? मॉडल है, उसके बाद बी लगा है। इनिशिएटेड क्या है? V3 है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? पैसिव का स्ट्रक्चर है या नहीं? पैसिव का स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब होता है? जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्शन का रिसीवर होगा, डूअर नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, करेक्टिव मेजर्स मतलब होता है ऐसे स्टेप्स जो किसी चीज को सुधारने के लिए लिए जाते हैं। तो जो स्टेप्स हैं वो खुद को इनिशिएट करेंगे या स्टेप्स को इनिशिएट किया जाएगा? कॉमन सेंस है, स्टेप्स खुद को कैसे इनिशिएट करेंगे? वो तो इंसान है नहीं, स्टेप्स को इनिशिएट किया जाएगा। इसका मतलब जो हमारे मेजर्स हैं वो रिसीविंग एंड पे है, इनिशिएट करने का काम उन पे हो रहा है। तो ये पैसिव में होना चाहिए। देखो पैसिव में लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। इमीडिएटली यहाँ का एडवर्ब था, अभी तक हमने चेक कर लिया, यहां तक कोई एरर नहीं है। एंड मतलब ये है, उन्होंने दो बातें कही थी। स्टेटेड का यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है कि करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली स्टार्ट होंगे, और फिर देखो एंड दैट, फिर से मतलब ये सेंटेंस क्या रहा होगा? द स्पोक्स पर्सन स्टेटेड दैट पीरियोडिक असेसमेंट्स। दोनों में हमने स्पोक्स पर्सन स्टेटेड को कॉमन निकाल लिया और हम उसको एंड से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कनेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को। एक इसको चेंज कर दो पेन, ये यहां से लेके यहां तक को और फिर यहां से लेके आगे की बातों को, जिसका मतलब है ये दोनों स्टेटेड के ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। लिखा एंड दैट पीरियोडिक असेसमेंट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस। सब्जेक्ट क्या है? पीरियोडिक असेसमेंट्स। ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो प्रोग्रेस नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, इंप्लीमेंटेशन उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस या कंपाउंड नाउन बोल लो इसको। तो क्या लिखा है? एंड दैट पीरियोडिक असेसमेंट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस वुड बी कंडक्टेड। फिर से यहां देखो, मॉडल है, बी है, V3 है। सब्जेक्ट क्या था? असेसमेंट। वर्ब क्या है? कंडक्टेड। तो बताओ असेसमेंट खुद को कुछ पता करेगा या असेसमेंट को किया जाएगा? ऑब्वियसली असेसमेंट को कंडक्ट किया जाएगा, असेसमेंट किसी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, तो ये भी पैसिव वॉइस में वुड बी कंडक्टेड। कोई एरर नहीं मिल रहा भाई, यहां तक हम पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर, टू के बाद V1 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए? टू इंश्योर व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई देखो फिर से यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से अब नया क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। यहां से एक नया चीज स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता टू इंश्योर अ विन, मान लो मैं ये कह देता, ये तो सेमी वर्ब होता है इंफिनिटिव, इसका मतलब ये हमारा वर्ब था जिसका ये ऑब्जेक्ट था। कैसे पता चला? पूछो। टू इंश्योर व्हाट, व्हाट का जवाब मिलेगा अ विन, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा अभी मैंने इसको हटाया और मैंने लगा दिया टू इंश्योर दैट, और आगे की बातें। अभी भी तो अगर मैं पूछूं टू इंश्योर व्हाट, तो आगे की बातें तो बोलोगे दैट कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? इंश्योर के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बोलो ये बात समझे। स्टेटेड के दो ऑब्जेक्ट थे, एक दैट करेक्टिव मेजर्स वाला पूरा क्लॉज था, दूसरा दैट पीरियोडिक असेसमेंट्स वाला पूरा क्लॉज था। वो बात वहीं खत्म हो गई। आगे हमने फिर एक वर्ब यूज कर लिया, मतलब सेमी वर्ब यूज कर लिया, टू इंश्योर। इंश्योर अपना ऑब्जेक्ट लेके आएगा, लेकिन एक वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा क्लॉज ऑब्जेक्ट है, तो फिर से नाउन क्लॉज है। क्या लिखा हुआ है? दैट कंप्लायंस मैकेनिज्म्स, सब्जेक्ट है, वर्ब, मैकेनिज्म्स प्लूरल था तो उसके लिए वर यूज किया गया। कोई एरर नहीं है भाई, यहां तक हम पहुंच गए। बोथ इफेक्टिव एज वेल एज ट्रांसपेरेंट, मिल गया एरर। हमने इतनी राम कथा कह ली, एरर कहां था? एरर यहां था। बहुत ही सिंपल एरर है।
क्या आपने ये वाला रूल पढ़ा है कि अगर हम कहीं पे बोथ यूज करें तो उसके साथ एंड यूज होता है? क्या ये आपने पढ़ा है कि हम कहीं पर बोथ यूज करें तो उसके साथ एंड यूज होता है? लिखा हुआ बोथ इफेक्टिव एज वेल एज ट्रांसपेरेंट, होना क्या चाहिए था? बोथ इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्या ये चीज क्लियर हुई है? देखो मेरा पर्पस यहाँ पे और मैं स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको आता भी है ना क्वेश्चन, तो आप जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, आपने मार्क किया, आप उसको ना फॉरवर्ड करके सिर्फ आंसर मैच करके आगे मत बढ़ जाना, वरना बीच में जो मैं बात कह रहा हूं ना वो सब मिस हो जाएगा। ये कोई टेस्ट नहीं है, यहां से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा कि आपको आंसर करेक्ट मिलने से कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा। यहां पे आप सीखने के लिए वीडियो देख रहे हो, इसीलिए आप सोल्यूशन पे मत जाना कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है। बिल्कुल वो सेल्फ स्टीम के लिए बहुत जरूरी है, पर आपका पर्पस पूरे वीडियो में केवल अपना आंसर मिलाना नहीं है। जो लॉजिक मैं दे रहा हूं, जो जिस तरीके के डाइसेक्शन मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये सारी चीजें सीखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है? इसलिए वीडियो की एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है, कॉपी लेकर बैठना है और कॉपी में एक एक चीज नोट करते जाना है जो आपको नहीं पता, ठीक है? वहीं से सीखोगे और उसको बाद में रिवाइज भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा, had the discrepancies been communicated to affected stakeholders at an earlier stage, the subsequent backlash and erosion of public trust could have been avoided through timely clarification and sustained institutional outreach। लिखा है कि अगर जो कमियां थी, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, उन्हें अगर कम्युनिकेट कर दिया जाता, जो अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जिनका नुकसान हुआ है, अगर उनको पहले ये कमियां बता दी जाती, तो जो बाद में जो बैकलैश हमें झेलना पड़ा, बाद में जो लोगों ने हम पे उंगली उठाई और जो हमारा ट्रस्ट खराब हुआ, उसे अवॉइड किया जा सकता था अगर टाइमली क्लैरिफिकेशन और इंस्टीट्यूशनल आउटरीच हमें मिल जाता तो। मतलब अगर हम ये अलाउ कर देते कि लोग अपने प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करें, इंस्टीट्यूशनल आउटरीच उसी को बोला जा रहा है, तो हम ये प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता था। क्या आपको सेंटेंस का पूरा टोन समझ के ये लगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है? दूसरा, ये सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, इसका मतलब ये एक असर्टिव सेंटेंस है जो हैड से स्टार्ट हो रहा है, इंडिकेट्स कि एक कंडीशनल है, ठीक है? अच्छा, ऐसे कैसे लिखते हैं? बार बार बोला है कि हम कंडीशनल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ही हैड और आगे जाके मॉडल प्लस हैव प्लस V3। अगर इसी में हम इन्वर्जन लगा दें, क्या लगा दें? इन्वर्जन लगा दें, तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि हैड ही प्लस V3 और आगे जाके मॉडल हैव V3। ये वाली बात हमने कई दफा डिस्कस की है। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में एग्जैक्टली यही किया गया। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में अगर एग्जैक्टली यही किया गया, तो क्या मैं इसको बस समझने के लिए और आपको समझाने के लिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इफ द discrepancies had been communicated? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जस्ट सहूलियत के लिए अगर हमने ऐसे लिख लिया, तो अब हमें यह चीज समझ में आ रही है कि इसमें हैड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में है, हैड प्लस बिन प्लस V3, और आगे जाकर एक मॉडल है, मॉडल के साथ हैव बिन प्लस V3 लिखा हुआ है। ये सेंटेंस चीख चीख के कह रहा है कि मालिक मैं थर्ड कंडीशनल हूं। कह रहा है कि नहीं कह रहा? अगर ये सेंटेंस अपने आप में थर्ड कंडीशनल है, तो ऐसे केस में हम जब इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे तो कौन से कंडीशनल में लगाएंगे? ऑब्वियसली हम वहां पे भी थर्ड कंडीशनल में लगाएंगे। बोलो, क्या ये बात समझ में आई आपको? देखते हैं, आई। लिखा है, हैड द डिस्क्रिपेंसीज बीन कम्युनिकेटेड टू अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स एट एन अर्लियर स्टेज, द सब्सिक्वेंट बैकलैश एंड इरोजन पब्लिक ट्रस्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड। यहां स्ट्रक्चर वाइज तो कोई एरर नहीं है, यहां पे हैड है और यहां पर कुड हैव प्लस V3 है, तो स्ट्रक्चर वाइज तो इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। ये थर्ड कंडीशनल का है, कोई इसमें मिक्स्ड वाली फीलिंग नहीं है, ये पूरा पूरा थर्ड कंडीशनल है। नो एरर करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं और कहीं एरर हो सकता है क्या। सब्जेक्ट था हैड द डिस्क्रिपेंसीज। अच्छा, डिस्क्रिपेंसीज जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डिस्क्रिपेंसीज को कम्युनिकेट किया जाएगा। जो गलतियां हैं उनको बताया जाएगा, गलतियां किसी को जाकर खुद कुछ नहीं बता रही। इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, तो पैसिव में लिखा है बिन कम्युनिकेटेड। किससे कम्युनिकेट करने की बात हो रही थी? अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स को, जिन स्टेक होल्डर्स का पैसा डूबा है। स्टेक होल्डर मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो मैं उसका स्टेक होल्डर हूं, ठीक है? जिसके स्टेक्स होते हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं। तो स्टेक होल्डर को अगर अर्लियर स्टेज में बता दिया जाता है, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। जो बाद में बैकलैश आया, सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में, जो बाद में जो बैकलैश आया, जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ी, और जो इरोजन हुआ, इरोजन मतलब होता है खत्म हो जाना, जो पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो गया, इसे अवॉइड किया जा सकता था थ्रू
टाइमली क्लैरिफिकेशन, अगर हम टाइमली क्लैरिफिकेशन दे देते, ये थ्रू प्रीपोजिशन है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्ट आ रहा है, टाइमली एडवर्ब का काम कर रहा है। एंड सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल आउटरीच, आउटरीच यहाँ का नाउन है, इंस्टीट्यूशनल आउटरीच एक कंपाउंड नाउन पकड़ लो, सस्टेन यहाँ के लिए वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? नो एरर। मार्क कर लो, आंसर है नो एरर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है द रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बीइंग इनडिफरेंट to the concerns repeatedly raised by local communities, many of whom were directly impacted by the governmental and economic consequences of the project। पहले हिंदी समझते हैं, हिंदी पहले समझते हैं। लिखा है कि रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि वो बिल्कुल इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। तो रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि जो सरकार थी वो बिल्कुल ही हीट हो गई थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन कंसर्न्स को लेकर, उन चिंताओं को लेकर जो कि लगातार रेज किए जा रहे थे लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, उन चिंताओं को लेकर जो लगातार लोकल कम्युनिटीज के द्वारा रेज किए जा रहे थे, जिनमें से बहुत, मैनी ऑफ हुम, जिनमें से बहुत वर डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, जिनमें से बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स थे जो डायरेक्टली इंपैक्टेड थे, किससे? इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक जो परिणाम आए थे प्रोजेक्ट का, उनसे। मतलब मान लो कि कहीं पे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया कि एक फैक्ट्री लगेगी, लेकिन उस फैक्ट्री को लगाने में आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो यहां पे लिखा है कि रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि जब लोगों ने अपनी तकलीफ उठाई तो गवर्नमेंट बिल्कुल इनडिफरेंट थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो रियलिटी वाली बात है। आइए, लिखा है द रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बीइंग इनडिफरेंट। द रिपोर्ट यहां का सब्जेक्ट है, क्रिटिसाइज्ड यहां का वर्ब है। क्या लिख रहा हूं? क्रिटिसाइज के ऊपर क्रिटिसाइज लिख रहा हूं। क्रिटिसाइज क्या है? यहां का वर्ब है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्रिटिसाइज्ड हुम, तो हुम या व्हाट का रिप्लाई है, हमें ऑब्जेक्ट दे देता है। द रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड हुम? द रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। अच्छा, किसके लिए क्रिटिसाइज कर रहा है? ऑफ बीइंग। यहां बीइंग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन था और हर प्रीपोजिशन अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेता है। अगर वर्ब का फॉर्म यूज करना चाहते हो तो फिर जेरेंड यूज करो, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म होना चाहिए। कई दफा पढ़ा है आपको। ऑफ बीइंग व्हाट? इनडिफरेंट। वो बिल्कुल एकदम मानवता छोड़ चुका है। टू द कंसर्न्स रिपीटेडली रेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। वो किसके तरफ इंडिफरेंट है? वो इंडिफरेंट टू द कंसर्न्स है, वो इंडिफरेंट है कंसर्न्स के लिए, ठीक है, जो कि बार बार रेज किया जा रहा है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। ये जो रेज्ड है ना, रेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज, इंक चेंज कर रहा हूं, ये जो रेज्ड बाय द लोकल कम्युनिटीज लिखा हुआ है, क्या आप ये समझ पाए कि ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है? क्या ये समझ पाए कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है? कैसे पता चलेगा? देखो, लिखा था कि इंडिफरेंट है गवर्नमेंट उन चिंताओं के लिए। कौन सी चिंता है? जो चिंताएं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा रेज की गई, जो चिंताएं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा रेज की गई है। जिसका मतलब है ये जो कंसर्न्स यहां पे लिखा हुआ था, ये एक नाउन था, जिस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था रेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। रेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज जो हमारा फ्रेज है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कंसर्न्स के बारे में। और ये V3 से स्टार्ट है। V3 से स्टार्ट है तो पास्ट पार्टिसिपल है। ये अपने आप में फ्रेज है क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कंसर्न्स के लिए आया है। क्या यहां तक बात समझ गए आप? आगे बढ़े। अब ये कंसर्न्स के बारे में ही आगे और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है? मैनी ऑफ हुम, मतलब कंसर्न्स जो हैं, जो लोकल कम्युनिटीज के लोगों ने उठाए हैं, जिनमें से बहुत सारे, अच्छा सॉरी, ये कंसर्न्स के लिए नहीं, कम्युनिटीज के लिए। ये कम्युनिटी जो है उनमें से बहुत सारे लोग, मैनी ऑफ हुम्स, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, तो यहां तो बिल्कुल जस्टिफाइड है हुम होना। हु होता तो गलत होता, यहां भी कोई एरर नहीं है। लिखा है मैनी ऑफ हुम वर डायरेक्टली इंपैक्टेड। फिर से दिख रहे हो, लिखा है वर इंपैक्टेड। वर्ब क्या है? बी का फॉर्म। इंपैक्टेड क्या है? वर्ब के तीसरे फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसका मतलब है ये वाला पैसिव वॉइस में। पैसिव में क्यों है? क्योंकि कम्युनिटीज ने किसी को इंपैक्ट नहीं किया, कम्युनिटीज को इंपैक्ट किया गया, जिसका मतलब है ये वाला पैसिव वॉइस में होगा। वो डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे किसके द्वारा? इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस के द्वारा। किसके? प्रोजेक्ट के। जिसका मतलब है यहां से तो हमने चेक कर लिया, यहां से लेकर यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिल रहा, यहां से लेकर यहां तक तो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है ना। ये भी हमने चेक किया था। टू द कंसर्न्स रिपीटेडली रेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज, यहां भी कोई एरर नहीं है। द रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड, कोई एरर नहीं है। किसे क्रिटिसाइज किया? द रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई एरर नहीं है। बीइंग इनडिफरेंट, कोई एरर नहीं है। या तो अब ये ऑफ चेक करना पड़ेगा,
क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, या तो फिर नो एरर होगा, तो एक नोट डालो। हालांकि पहले पता होगा, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, लिखो उसमें क्रिटिसाइज समबडी, नोट डाल के लिखो, क्रिटिसाइज समबडी, समबडी फॉर समथिंग। आप जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हो ना, उसको क्रिटिसाइज समबडी फॉर समथिंग बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज समबडी ऑफ समथिंग नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? फॉर समथिंग बोला जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, जरा ध्यान दीजिएगा, क्लीन कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था द रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बीइंग इंडिफरेंट। भैया ऑफ कब से होने लगा? क्या होना चाहिए था? रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बीइंग इंडिफरेंट। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ऑफ की जगह पे क्या होगा? फॉर होगा। बोलो ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़े क्या हम लोग? लिखा द कमिटी फाउंड द एक्सप्लेनेशन लेस क्रेडिबल when examined in light of data which, though extensive in appearance, were selectively presented to support conclusions that had already drawn। लिखा है कि कमिटी ने ये देखा, कमिटी को ये मिला, कमिटी यहां का सब्जेक्ट है, फाउंड यहां का वर्ब है। कमिटी फाउंड द एक्सप्लेनेशन, कमिटी फाउंड व्हाट? द एक्सप्लेनेशन। व्हाट का रिप्लाई ये कर रहा है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा देख लो, पूरा क्लॉज नहीं है, केवल एक आर्टिकल और एक नाउन है, तो ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। लिखा हुआ द कमिटी फाउंड द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कैसा मिला? लेस क्रेडिबल। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्लेनेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या बोला गया कि कमिटी को क्या मिला? एक्सप्लेनेशन मिला। कैसे मिला? लेस क्रेडिबल, कि उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। कब? व्हेन एग्जामिन्ड, जब उसे एग्जामिन किया गया, जब उसे जांचा गया, इन लाइट ऑफ डेटा। कमिटी को जो एक्सप्लेनेशन था उस पर उतना भरोसा नहीं हुआ जब डेटा के साथ उसको एग्जामिन किया गया, जब डेटा के साथ उसको मैच किया गया। ठीक है। विच दो एक्सटेंसिव इन अपीयरेंस, डेटा के बारे में बोला जा रहा है जो कि, अब फिर से देखो यहां से एक रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट है। विच एक रिलेटिव क्लॉज है, किसके लिए आ रहा है? कौन से नाउन के लिए आ रहा है? डेटा के लिए आ रहा है। क्या बोला जा रहा है? डेटा जो कि एक्सटेंसिव था अपीयरेंस में। कहने का मतलब है कि डेटा जो कि काफी बड़ी संख्या में था, मतलब कम डेटा को लेकर ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा गया, बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचा गया। क्या क्वेश्चन नंबर 1 याद है? ये पैरेंथेटिकल है कि नहीं बोलना। ये अगर नहीं भी होता तो सेंटेंस में कुछ फर्क पड़ जाता क्या? नहीं ना। वो उस बेरोजगार लड़के की तरह है या उस बेरोजगार लड़की की तरह है जिसे घर में पूछा नहीं जाता। लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है, कि कोई भी बड़े डिसीजन में तुम हो पर तुम नहीं हो, इसको बोलते हैं दो एक्सटेंसिव इन अपीयरेंस। और अगर ये चीज अगर बदलनी है अपने जीवन में ना, तो भैया मेहनत करो। ठीक है, बिना ग्राइंड किए लाइफ में अगर कुछ मिलता है तो तुम लकी हो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बिना ग्राइंड किए लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो घिसो खुद को, जब तक खुद को नहीं घिसोगे तब तक नहीं चमकोगे। एज सिंपल एज दैट। और इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके अलावा कोई मतलब मोटिवेशन आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। अगर आप घिसने को तैयार नहीं हो तो खुद को घिसो भाई, मेहनत करो, और कोई उपाय नहीं है। मैं भी कर रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने इतनी मेहनत कर रहा हूं, घिस रहा हूं ना खुद को, कहीं पहुंचना है लाइफ में, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। चलो आगे आता है। तो ये विच क्या था? रिलेटिव क्लॉज था, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन था। किसके लिए आ रहा है? डेटा के लिए आ रहा है। डेटा नाउन है। आगे बढ़ते हैं। विच दो एक्सटेंसिव इन अपीयरेंस, जो कि एक्सटेंसिव था अपीयरेंस में, ये हमारे सेंटेंस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। विच वर, क्या लिखा है? विच वर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? विच है। विच का एंटीसीडेंट कौन है? डेटा है। क्या आपको यह बात पता है कि डेटम सिंगुलर होता है जिसका प्लूरल कर देने से डेटा होता है, जिसका मतलब है कि ये वाला अपने आप में प्लूरल है। अगर ये वाला अपने आप में प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब यूज करेंगे वर्ब, तो यहां भी कोई एरर नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्टिवली प्रेजेंटेड, जिन्हें सेलेक्टिवली प्रेजेंट किया गया था, जिन्हें सेलेक्टिवली प्रेजेंट किया गया था। डेटा के बारे में बोला जा रहा है कि डेटा को सेलेक्ट किया गया था, इसलिए देखना यहां पे वर्ब प्रेजेंटेड लिखा हुआ है। वर्ब क्या है? बी का फॉर्म। प्रेजेंटेड क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। बोलो कोई तकलीफ? ये वाला पैसिव वॉइस में होगा कि नहीं होगा? 100% पैसिव वॉइस में होगा। क्यों? क्योंकि डेटा किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है। लिखा वर्ब सेलेक्टिवली प्रेजेंटेड टू सपोर्ट कंक्लूजन्स। क्यों प्रेजेंट किया गया था? टू सपोर्ट, 2 + V1, बिल्कुल ठीक है। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए। पहले देख लें एक बार, यहां से हमें कोई एरर नहीं मिला है। द कमिटी फाउंड द एक्सप्लेनेशन लेस क्रेडिबल, कोई एरर नहीं है। व्हेन एग्जामिन्ड इन लाइट ऑफ डेटा, कोई एरर नहीं है, यहां तक कोई एरर नहीं है, हमने यहां तक पढ़ लिया पूरा, कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है दैट हैड ऑलरेडी ड्रॉन। देखो मेरे मुंह से गलती से सही जवाब निकल गया क्योंकि फ्लो ऐसा है। क्या लिखा गया था कंक्लूजन्स के बारे में?
कि सपोर्ट करने के लिए कंक्लूजन्स को दैट हैड ऑलरेडी ड्रॉन। क्या बोला जा रहा है, कौन से कंक्लूजन की बात हो रही है, तो इसके लिए एक रिलेटिव क्लॉज ऐड किया गया कि उन कंक्लूजन्स की बात हो रही है जो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे। उन कंक्लूजन्स के बारे में बात हो रही है जो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे। जरा मेरी बात समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। क्या बोला जा रहा है कि डेटा बहुत सारा प्रेजेंट था कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए, जिस रिजल्ट ने ड्रॉ किया है, जिस रिजल्ट ने ड्रॉ किया था। रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेगा, रिजल्ट को ड्रॉ किया जाएगा ना। तो क्या लिखा था, कंक्लूजन्स दैट हैड ऑलरेडी ड्रॉन। कंक्लूजन कोई इंसान थोड़ी है कि वो कुछ ड्रॉ करेगा, हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं, रिजल्ट हम तक नहीं पहुंचता, रिजल्ट कुछ ड्रॉ नहीं करता। इसका मतलब यह है कि यहां जो सेंटेंस लिखा है इसमें कुछ झोल है। क्या झोल है भाई, यहां पे तो हैड प्लस V3 लिखा हुआ है, ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव का स्ट्रक्चर होने का मतलब होगा कि ये जो कंक्लूजन है इसने ही कुछ ड्रॉ कर लिया, ये तो गलत है। होना क्या चाहिए था, पैसिव का स्ट्रक्चर। अगर हम पैसिव का स्ट्रक्चर रखेंगे तो क्या करेंगे, हैड बिन प्लस V3। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट हैड ऑलरेडी बिन ड्रॉ। क्या होना चाहिए था, दैट हैड ऑलरेडी बिन ड्रॉ। आंसर का है क्या है, ऑप्शन नंबर 3। बोलो मजा आया कि नहीं आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते। लिखा है द ऑफिशियल रिमार्क दैट सच इनिशिएटिव्स वर इंटेंडेड not only to enhance transparency across administrative layers, but also strengthening accountability mechanisms that had remained largely ineffective until recently. लिखा है कि ऑफिशियल ने ये रिमार्क किया, ऑफिशियल्स ने ये कहा कि ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं इनका मकसद ये है कि ये ना ही सिर्फ इनहेंस करे ट्रांसपेरेंसी को, ना ही सिर्फ ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स के बीच में, बल्कि ये मजबूत भी करें जिम्मेदारी को, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को, जो कि बहुत इनइफेक्टिव रहा है हाल फिलहाल तक। तो क्या बोला जा रहा है कि ऑफिशियल ने ये रिमार्क दिया कि जो इनिशिएटिव्स हैं उनका ये मकसद है कि ना ही वो सिर्फ इनहेंस करे ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाए, बल्कि जो अकाउंटेबिलिटी, जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी वो स्ट्रेंथन करे। जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उनको भी वो स्ट्रेंथन करे। बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं। द ऑफिशियल क्या था, यहाँ का सब्जेक्ट था, रिमार्क क्या था, यहाँ का वर्ब था, फिर से दैट लगा के ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है। सेकंड क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन क्लॉज है। सच इनिशिएटिव्स सब्जेक्ट है, वर इंटेंडेड बी प्लस V3 है, मतलब पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इनिशिएटिव कुछ इंटेंड नहीं करेगा, इनिशिएटिव से इंटेंड किया जा रहा है। तो B प्लस V3 है, इनिशिएटिव्स प्लूरल था उसके लिए वर आया है, इंटेंडेड लिखा हुआ है। अब यहां पे ना इनिशिएटिव्स के दो इंटेंशंस है। एक है नॉट ओनली टू इनहैंस ट्रांसपेरेंसी, ना ही सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को इनहैंस करना, ठीक है। नॉट ओनली कंजंक्शन का पार्ट है, टू इनहैंस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इंटेंडेड के लिए, 2 + V1 है। ट्रांसपेरेंसी इनहेंस का ऑब्जेक्ट है, अक्रॉस प्रीपोजिशन उसके लिए ऑब्जेक्ट आया एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर्स, बट ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स दैट हैड रिमेन्ड लार्जली इनइफेक्टिव अंटिल यस्टरडे। ये दैट किसके लिए आ रहा था, मैकेनिज्म्स के लिए, जिसका मतलब है ये अगेन एक रिलेटिव क्लॉज है जो मैकेनिज्म्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और क्या कह रहा है कि जो मैकेनिज्म्स बहुत इनइफेक्टिव रहे हैं हाल फिलहाल तक, इसका मतलब मैकेनिज्म्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये वाला में तो कोई एरर नहीं है, काट दिया। लिखा था बट ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी। बहुत सिंपल सवाल है, हमने पढ़ा है कहीं पे भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सारी चीजों का हम जब भी यूज करते हैं तो पैरेललिज्म फॉलो होता है। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा दो बराबर की चीजों को आपस में कनेक्ट करेगा। जैसा मैंने बोला कि इंटेंडेड के बाद यहां दो ऑब्जेक्ट थे, पहला था टू इनकरेज, इनहैंस सॉरी, और दूसरा था टू स्ट्रेंथन, पर यहां क्या लिखा हुआ था, स्ट्रेंथनिंग। अब गड़बड़ क्या हो रहा है, एक जगह पे हमने जेरेंड लिख दिया, दूसरी जगह पे हमने इंफिनिटिव लिख दिया, और इंटेंड जो है वो अपने बाद इंफिनिटिव लेता है। जैसे ही इंटेंड्स टू आस्क अ क्वेश्चन, तो ये तो अपने बाद इंफिनिटिव लेगा, ये पक्का है। तो क्योंकि एक दिमाग में सवाल आता है ना कि हम इनहैंस को भी तो इनहैंसिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंड अपने बाद हमेशा इंफिनिटिव लेता है। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ भाई, एरर है थर्ड पार्ट में। क्या एरर है, यहां स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा, इसके जगह पे टू स्ट्रेंथन होना चाहिए। सिंपल सवाल था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। लिखा है द एडवाइजरी वार्नड दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्शंस, particularly in volatile economic contexts, might result at policies
being framed on assumptions rather than on evidence based assessments। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि एडवाइजरी ने ये वार्न किया है कि जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है ना स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्शंस के ऊपर, क्या होता है कि जैसे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर होने वाली है, इतने लोगों के अंदर का बैंक खाता खुलने वाला है। तो एडवाइजरी ने यह कहा कि जब आप चीजों का अंदाजा लगा रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो प्रोजेक्शंस का, ये अगर आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे तो ये, और खास करके अगर वोलाटाइल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बोला जाए तो इसके वजह से जो पॉलिसीज हैं वो आप अंदाजे पे बेस्ड बनाओगे, आप सबूत पे बेस्ड नहीं। कितना अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ था कि एडवाइजरी ने यह कहा कि अगर आप डेटा जो आपके पास अंदाजे से कलेक्ट हो रहा है कि अगले 10 साल में अंदाजन इतना होना चाहिए, अगर आप ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर कोई पॉलिसी बना दोगे तो ये पॉलिसी अंदाज पे ज्यादा काम करेगा रेदर देन वो डेटा पे काम करे। ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास डेटा है उसके ऊपर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आइए हिंदी हम समझ गए, डायसेक्ट कर रहा हूं आपके लिए। द एडवाइजरी यहां का सब्जेक्ट था, वार्न यहां का वर्ब था। ठीक है, क्या वार्न किया उन्होंने? दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस सब्जेक्ट है यहां का, ऑन स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्शंस, ऑन प्रेपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आया स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्शंस, पर्टिकुलरली इन वोलाटाइल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, इन प्रेपोजिशन है, कंटेक्स्ट उसका ऑब्जेक्ट है, वोलाटाइल इकोनॉमिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माइट रिजल्ट, माइट एक मॉडल है जिसके बाद बेस फॉर्म आया है रिजल्ट, बिल्कुल ठीक है। एट पॉलिसीज बीइंग फ्रेम्ड ऑन assumptions, पॉलिसीज जिन्हें फ्रेम किया जाएगा, यहां से आपके लिए पार्टिसिपल स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पॉलिसीज को आपके एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है कि बीइंग फ्रेम्ड ऑन assumptions, कि पॉलिसीज जो होंगे कि उन्हें फ्रेम किया जाएगा assumptions के बेसिस पे rather than on evidence based assessments। ऑन प्रेपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आ रहा है evidence based assessments। तो जहां यहां पे बहुत बड़ा खेल है केवल सेंटेंस को लंबा करने के लिए कि प्रेपोजिशन लिखा उसको ऑब्जेक्ट लिखा, तो मैं उसको काट देता हूं, पैरेंथेटिकल है, काम का नहीं है। लिखा द एडवाइजरी वांट दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्शंस, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलरली एडवर्ब है, इन वोलाटाइल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, माइट रिजल्ट एट पॉलिसीज बीइंग फ्रेम्ड ऑन assumptions, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, rather than on evidence based assessment, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा मोटा मोटा सेंटेंस क्या बना है? द एडवाइजरी वांट, यहां कोई एरर नहीं है, मैं इसको भी काट रहा हूं, दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस, ये सब्जेक्ट था हमारा, उसके लिए वर्ब कहां आया था? माइट रिजल्ट। माइट एक मॉडल है जिसके बाद बेस फॉर्म आता है, तो माइट रिजल्ट लिखा हुआ था, एक्सेसिव डिपेंडेंस सब्जेक्ट है, माइट मॉडल है, रिजल्ट उसके लिए मेन वर्ब का काम कर रहा है। हटा दिया हमने यहां से, लिखा एट पॉलिसीज, मिल गया एरर? मुझे मिला, आपको मिला क्या? सिंपल एरर है, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। लिख लो रिजल्ट इन, नॉट रिजल्ट एट पॉलिसीज, ये गलत है। फिक्स प्रीपोजिशन है, फॉर एग्जांपल हिज एफर्ट रिजल्टेड इन सक्सेस, नॉट रिजल्टेड एट सक्सेस, नॉट रिजल्टेड ऑफ सक्सेस, रिजल्टेड इन होता है। तो जब आप रिजल्ट को वर्ब की तरह यूज करो, उसके बाद आपको अगर कोई प्रीपोजिशन लगाना हो तो ऑलवेज प्रीफर इन। यहां लिखा था एट, उसके जगह पे क्या होगा? इन होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है व्हाट द एडवाइजरी ग्रुप ओवरलुक्ड ड्यूरिंग इट्स डिलिबरेशंस was not the fiscal burden per se or the administrative capacity required to implement the reforms efficiently। लिखा हुआ है कि जो एडवाइजरी ग्रुप ने ओवरलुक कर दिया, जो एडवाइजरी ग्रुप ने जिसे नजरअंदाज कर दिया अपने डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब होता है जांच पड़ताल, तो अपने जांच पड़ताल के दौरान एडवाइजरी ग्रुप ने जिस चीज को नजरअंदाज किया वो सिर्फ फिस्कल बर्डन नहीं था। पर से का मतलब होता है सिंगल हैंड, मतलब केवल और केवल, तो केवल और केवल फिस्कल बर्डन नहीं था जिसको उन्होंने नजरअंदाज किया, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, जो जिस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की जरूरत है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिफॉर्म्स को एफिशिएंटली, उसको भी नजरअंदाज किया गया। आपको हिंदी समझ में आ गया? अब आ जाओ सेंटेंस के डायसेक्शन पे। ये वाला ऐसे टाइप के सवालों को क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, मैंने अच्छा खासा 15-20 मिनट का लेक्चर आपको क्लेफ्ट सेंटेंस के ऊपर दिया है, या शायद उससे भी ज्यादा समय दिया होगा। आपको अच्छे से पता है क्लेफ्ट सेंटेंस किसको बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी जल्दी समझा दूं। देखो, व्हाट से या दैट से स्टार्ट करते हुए जब आप एक नाउन क्लॉज को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो, मैं बहुत ही ज्यादा लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बहुत प्लेन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इतना आसान नहीं है, ठीक है, पर उतना समय नहीं है कि मैं अभी 20-25 मिनट एक क्वेश्चन पे दूं, तो उसे हम क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या बोला मैंने? दैट से या व्हाट से स्टार्ट करते हुए जब आप किसी सेंटेंस से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हो और वो एक नाउन क्लॉज का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे हम क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सेंटेंस ना व्हाट से स्टार्ट था,
लेकिन आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा होगा, आपको लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एक इंट्रोगेटिव सवाल नहीं है, ये इसी का पार्ट है कि जो एडवाइजरी ग्रुप ने ओवरलुक किया अपने डिलिब्रेशन के दौरान, ये इसी सेंटेंस का पार्ट है कि व्हाट द एडवाइजरी ग्रुप ओवरलुक ड्यूरिंग इट्स डिलिब्रेशंस। ये अपने आप में एक नाउन क्लॉज है जो कि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये अपने आप में एक नाउन क्लॉज है जो कि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या लिखा था कि व्हाट द एडवाइजरी ग्रुप ओवरलुक्ड ड्यूरिंग इट्स डिलिब्रेशंस, जो एडवाइजरी ग्रुप ने अपने डिलिब्रेशंस के दौरान ओवरलुक किया था, जो एडवाइजरी ग्रुप ने अपने डिलिब्रेशंस के दौरान नजरअंदाज किया था। ठीक है, ये अपने आप में एक नाउन क्लॉज है तो इसका एक सब्जेक्ट भी होगा। क्या सब्जेक्ट है? द एडवाइजरी ग्रुप। द एडवाइजरी ग्रुप ये सब्जेक्ट है। वर्ब भी होगा। क्या वर्ब है? ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड। ठीक है, तो ये अपने आप में क्लॉज था। लिखा था व्हाट द एडवाइजरी ग्रुप ओवरलुक्ड ड्यूरिंग इट्स डिलिब्रेशन। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन इट्स डिलिब्रेशन उसका ऑब्जेक्ट है। यहां कहीं एरर नहीं है, देख लिया हमने पूरा। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। अच्छा, एक रूल आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट करके लिख लेना कि जब भी आप किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो, जब भी आप किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो तो ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या बोला मैंने? जब भी किसी सेंटेंस में आप किसी नाउन क्लॉज को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हो तो ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। लिखा है व्हाट द एडवाइजरी ग्रुप ओवरलुक ड्यूरिंग इट्स डिलिब्रेशंस वाज, ठीक है ना, वाज नॉट द फिस्कल बर्डन पर से, वो फिस्कल बर्डन नहीं है, और द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है कि एडवाइजरी ग्रुप ने ना दो चीजों को ओवरलुक किया। वो ना ही सिर्फ फिस्कल बर्डन था लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी थी। हिंदी समझ पा रहे हो? उन्होंने दो चीजों को ओवरलुक किया, ना ही सिर्फ फिस्कल बर्डन को ओवरलुक किया बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को भी ओवरलुक किया। अच्छा, ये रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द रिफॉर्म्स एफिशिएंटली, ये वाला एक पार्टिसिपल फ्रेज है। क्या ये चीज पकड़ पाए आप? किसके लिए आया था? ये कैपेसिटी वर्ड के लिए आया था। ठीक है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन था। तो क्या लिखा है? और द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द रिफॉर्म्स एफिशिएंटली। आई, अब इसमें एरर देख लेते हैं। एरर बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने क्या बोला आपको? मैं पहले कॉमन सेंस से बता रहा हूं, फिर मैं रूल बताऊंगा। कॉमन सेंस क्या कहता है? उन्होंने दो चीजें ओवरलुक की, ना ही सिर्फ फिस्कल बर्डन को बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को भी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को भी, ना कि या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को भी। इसका मतलब यहां पे ये और वर्ड फिट नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए था? बट। क्या होना चाहिए था? बट। कि ना ही सिर्फ उन्होंने फिस्कल बर्डन को नजरअंदाज किया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को भी नजरअंदाज किया। अब आ जाओ इसके रूल पे। रूल में इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये चलता है नॉट एक्स बट वाई वाले फॉर्म पे, ना ही सिर्फ ये बल्कि ये भी। ठीक है, सो ये नॉट बट का कॉम्बिनेशन चलता है जो आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा। तो यहां पे लिखा था नॉट द फिस्कल बर्डन पर से और द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और नहीं, क्या होगा? बट द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। क्लियर है क्या? बढ़िया सवाल था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। The report emphasized that transparency, rather than being treated merely as a procedural requirement, should be seen essential to democratic accountability and sustained public confidence in government institutions. लिखा है कि जो रिपोर्ट है उसने एम्फसाइज किया कि जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो उसे सिर्फ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। मतलब वो जरूरी है कि हाँ प्रोसीजर है तो करना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं देखना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, बल्कि इस तरीके से देखना चाहिए कि ये एक जिम्मेदारी का काम है, ये एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है और सस्टेन्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है गवर्नमेंटल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में। मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी कि आपका काम, अगर आपने लेट्स से आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अपना लाइसेंस बनाने के लिए गए और वहां पर काम स्टार्ट हुआ, काम कहां तक पहुंचा, कितने दिन में हो जाएगा, इन चीजों को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि नियम में लिखा है इसलिए करना है, बल्कि ये इसलिए जरूरी है ताकि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है उसको उसकी तरह देखा जाए इसको, कि ये जिम्मेदारी है आपकी, आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी समझ में आ गया? आइए अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को डाइसेक्ट करेंगे। क्या लिखा है? द रिपोर्ट सब्जेक्ट है, एम्फसाइज्ड वर्ब है, दैट द ट्रांसपेरेंसी, फिर से देखो एम्फसाइज्ड व्हाट का अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ये जवाब मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा नाउन क्लॉज है।
द रिपोर्ट एम्फेसाइज दैट ट्रांसपेरेंसी सब्जेक्ट है यहां का, rather than being treated merely as a procedural requirement। ये वाला अगेन पैरेंथेटिकल सेंटेंस है, इस सेंटेंस का कोई काम नहीं है हमारे इस पार्ट का कोई काम नहीं हमारे सेंटेंस में। क्या लिखा था? ट्रांसपेरेंसी सिर्फ उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। rather than being हमारे लिए यहां पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है, being प्लस V3, तो क्या है? being treated merely as a procedural requirement, should be seen। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था? ट्रांसपेरेंसी। वर्ब क्या है? शुड बी। ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है। शुड बी सीन, उसे देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? जरूरी, एक जरूरी चीज के तौर पर, कि शुड बी सीन एसेंशियल टू डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। टू प्रीपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेन्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस। उसे दो तरीके से देखा जाना चाहिए, मतलब यहां पे टू का दो ऑब्जेक्ट है, एक है अकाउंटेबिलिटी, कौन से अकाउंटेबिलिटी? डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा कॉन्फिडेंस की तरह देखा जाना चाहिए। कैसा कॉन्फिडेंस? पब्लिक कॉन्फिडेंस। कौन सा पब्लिक कॉन्फिडेंस? जो बहुत लंबे समय तक रहे, सस्टेन रहे, ठीक है। इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन प्रीपोजिशन है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है। आई अगेन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस को अलग लंबा किया गया, तो हम वो वाला पार्ट हटा देते हैं जिसको हमने चेक कर लिया, वहां कोई एरर नहीं है। द रिपोर्ट एम्फेसाइज्ड में कोई एरर नहीं था, दैट ट्रांसपेरेंसी कोई एरर नहीं था, rather than being treated merely as a procedural requirement, ये तो हमने चेक कर लिया, कोई एरर नहीं था। ट्रांसपेरेंसी के साथ मॉडल लगा शुड बी सीन लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी किसी को नहीं देखेगा, ट्रांसपेरेंसी को देखा जाएगा। शुड बी सीन टू डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, टू प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड सस्टेन्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगेन टू का ऑब्जेक्ट है कॉन्फिडेंस, इन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, कोई एरर नहीं है। क्या बचा फिर? या तो क्वेश्चन नो एरर है, या तो कुछ गड़बड़ है सेंटेंस में, क्योंकि एसेंशियल में भी कोई एरर नहीं है, कहीं कोई वर्ड ऐड करना पड़ेगा, कोई वर्ड गलत नहीं है। जी बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। कैन बी सीन एसेंशियल, क्या आपने कभी ऐसे बोला ही इज सीन नेक्स्ट कैप्टन? क्या ऐसे बोला है? क्या ऐसा होगा कि इंडियन टीम जो है वो गिल को देखकर बोले कि ही इज सीन नेक्स्ट कैप्टन? नहीं ना। क्या बोलेंगे? ही इज सीन एज द नेक्स्ट कैप्टन। क्या बोलेंगे? सीन एज। तो नोट डालो और ये चीज लिखो, नोट डालो और ये चीज लिखो कि जब सीन का इस्तेमाल है ना, या व्यू का इस्तेमाल कंसिडर के सेंस में किया जाता है, माना जाना, देखा जाना, इस वाले सेंस में होता है, आप कंसिडर कर रहे हो किसी चीज को, तो उसके बाद हमेशा एज लगेगा। क्या बोला मैंने? सी और व्यू के साथ जब आप इसका सेंस कंसिडर वाला पकड़ रहे हो तो उनके साथ एज लगता है। तो ही इज सीन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही इज व्यूड एज अ ग्रेट फिगर, ऐसे चलता है, ठीक है। तो सीन एज होगा, व्यूड एज होगा। यहां क्या लिखा होता? शुड बी सीन एसेंशियल, एरर है, होना क्या चाहिए था? शुड बी सीन एज एसेंशियल, सीन एज एसेंशियल। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। लिखा है द स्पोक्सपर्सन क्लैरिफाइड दैट द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क वाज डिजाइन्ड कीपिंग इन व्यू द ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन whose capacity to adopt to frequent regulatory changes remains limited। स्पोक्सपर्सन क्लैरिफाइड, स्पोक्सपर्सन ने क्लैरिफाई किया कि जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, ऑपरेशनल में जो तकलीफ होती है, जो कमियां आती है, उनको ध्यान में रखकर इस चीज को डिजाइन किया गया है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो ये है कि वो रेगुलेटरी जो चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर सके। सब्जेक्ट क्या था? द स्पोक्सपर्सन। वर्ब क्या था? क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड व्हाट? तो व्हाट का रिप्लाई आगे है। द रिवाइज फ्रेमवर्क सब्जेक्ट है, वॉज डिजाइन पैसिव वॉइस में है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क किसी को डिजाइन नहीं करेगा, फ्रेमवर्क को डिजाइन किया जाएगा। कीपिंग इन व्यू, अगेन पार्टिसिपल स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कीप का कीपिंग बनाया हुआ है। कीपिंग इन व्यू, इस चीज को नजर में रखना। द ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, किस चीज को नजर में रखना? जो ऑपरेशनल परेशानियां होती हैं, कौन फेस करता है? फेस्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। अगेन ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कंस्ट्रेंट्स के लिए आ रहा है। कौन से कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही है? जो इंस्टीट्यूशंस को फेस करना पड़ता है। क्या यहां तक हमें कोई एरर मिला है? द स्पोक्सपर्सन क्लैरिफाइड दैट द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क वाज डिजाइन्ड, कोई एरर नहीं है। कीपिंग इन व्यू द ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, कोई एरर नहीं है। हुज कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी टू अडॉप्ट, लिखा है हुज कैपेसिटी टू अडॉप्ट टू फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंजेस, कि वो जो फ्रीक्वेंट जो रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, जो नियम कानून बार बार बदलते हैं, उनको वो गोद ले सके, वो लिमिटेड रहे। गोद ले सके, हम क्या कह रहे हैं? किसी कैपेसिटी की वो गोद ले सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि 3 वर्ड्स कंफ्यूज करेंगे आपको, अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट। क्या याद आ रहा है? अडॉप्ट एक वर्ब होता है, अडेप्ट एक वर्ब होता है, अडेप्ट एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है स्किलफुल, इसका मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, इसका मतलब होता है गोद लेना। क्या हम यहां पे ये कह रहे थे कि रेगुलेटरी जो चेंजेस उनको गोद लेगा? ना 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 ना, हम ऐसा कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो चेंजेस अगर बार बार होंगे ना तो वो उनको अडेप्ट कर लेगा, वो उनके हिसाब से चेंज होता रहेगा बार बार। तो करेक्ट वर्ड यहां पे हमें क्या यूज करना चाहिए था? अडेप्ट। हमने क्या यूज कर दिया? अडॉप्ट। आंसर है होमोनिम का सवाल था, अडॉप्ट की जगह पे क्या होगा? अडेप्ट होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। अब देखो, अगर आप यहां तक आ गए हो और आपको मजा आया ये सेशन करके और आपको ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ नया सिखा पाया आपको, तो मैंने अपना काम फिर ईमानदारी से किया है। बदले में मुझे क्या चाहिए? बदले में मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अगर आप पुराने हो तो जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। जहां पे भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, स्टडी ग्रुप में जुड़े हो, ऑफलाइन क्लासेस में हो, इसको शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए। उसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि ये कंटेंट अच्छा है, इस कंटेंट को वो और शेयर करेगा फिर। ठीक है, कितने करेक्ट हुए ये मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोगों की तैयारी मेंस लेवल की है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए मुझे बताना। 11 नंबर देखो, लिखा है द कमिटी कंक्लूडेड that the long-term effectiveness of the policy framework would depend largely on how efficiently it is executed, monitored, and periodically revised in response to evolving administrative realities. देखा, कमिटी ने कंक्लूड किया कि जो इनके लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस है ना पॉलिसी फ्रेमवर्क का, मतलब लंबे समय तक ये पॉलिसी अच्छा चले, ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कितने अच्छे तरीके से इसको मॉनिटर किया जाएगा, कितने अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा, उसकी देखभाल की जाएगी, और बार बार इसको कितना रिवाइज किया जाएगा जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग। आई, द कमिटी हमारा सब्जेक्ट है, कंक्लूडेड हमारा वर्ब है। कंक्लूडेड व्हाट, तो आगे उसके लिए एक नाउन क्लॉज आया है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस सब्जेक्ट है, ऑफ द पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आया है, काट देना मैं पहले इसको। The long-term effectiveness would depend largely on, would depend, would एक मॉडल है जिसके बाद बेस फॉर्म आता है, तो यहां तो कोई एरर नहीं है, would सही है, depend सही है, largely on preposition, on preposition लिख दे रहा हूं यहां पे, on preposition है, तो ये अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा ना। अच्छा, जरूरी है कि ऑब्जेक्ट केवल एक नाउन होगा? वो एक नाउन क्लॉज भी तो हो सकता है। नाउन क्लॉज अगर ऑब्जेक्ट है तो वो किसी का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो यहां पे ऑन प्रीपोजिशन है, उसके साथ ये ऑब्जेक्ट आया है, क्या लिखा है? लार्जली ऑन हाउ एफिशिएंटली इट इज एग्जीक्यूटेड, कितनी एफिशिएंटली इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जो पूरा क्लॉज है ना हाउ एफिशिएंटली करके, ये वाला ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लिखा है हाउ एफिशिएंटली इट इज एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर्ड एंड पीरियडिकली रिवाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू प्रीपोजिशन इवॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज। एरर बहुत सिंपल इस सवाल में, क्या एरर है? अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में आपको कितने वर्ब दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कंक्लूडेड एक वर्ब, वुड डिपेंड दूसरा वर्ब, इज एग्जीक्यूटेड तीसरा वर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टेंस का अग्रीमेंट है क्या, तो जवाब है नहीं। कमिटी ने ये कंक्लूड किया था, पहले की बात है, कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस है पॉलिसी फ्रेमवर्क का वो डिपेंड करता, पहले की बात है, कि उसे कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ना 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 ना, कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता। टेंस का एरर है, क्या होगा इसके जगह पे? वॉज होना चाहिए, वर लिख दे रहा, वर क्यों लिख रहा था मैं? इसके जगह पे क्या होगा? वॉज होगा। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या ये चीज क्लियर हुई है आपको? यहां पे इसके जगह पे क्या होगा? वॉज होगा। ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट में बताओगे, बहुत सिंपल सवाल लिया है मैंने, मुझे आप कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, हम कर रहे हैं मार्क्स बूस्टर सीरीज, ये इसका आई थिंक 15th वीडियो होगा। इसके पहले 14 वीडियोस आ चुके हैं जो इसी लेवल के, हर एक वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। मैं अभी एंड स्क्रीन पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, एंड स्क्रीन पे क्लिक करके आप अगली वाली वीडियो देख लेना। इसके पहले मैंने सिनोनिम्स के बहुत ही अच्छा सिनोनिम का एक वीडियो डाला है, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है आपकी तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, वो वीडियो जरूर देख लेना।
ठीक है, एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, एक एक करके सारे वीडियोस देख जाओ। आपके मार्क्स कम से कम 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ेंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो यहां से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलो इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी कैसा लगा सेशन, मजा आया कि नहीं पढ़ के, कुछ नया मैं सिखा पाया कि नहीं, ये सारी बातें आप कमेंट में डालते हो, मैं पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो वो सब चीजें लिख देना। सब्सक्राइब शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो, आप सपोर्ट करोगे तो काम और बेहतर से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।